श्वेता को यूं देखकर पंकज हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने उन्हीं कांपते हाथों से श्वेता को ढक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। श्वेता के धोखे ने उसे हिला कर रख दिया था। उसने खुद से कहा, आखिर श्वेता ने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था श्वेता। वो खुद को संभाल ही रहा था कि तभी श्वेता की आंख खुली और उसने पलटकर पंकज की तरफ देखा। पंकज की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर श्वेता घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर पंकज इतना उदास क्यों था। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, वैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये जानकर श्वेता हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसे याद था कि वो तो कपड़े पहनकर सोई थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया श्वेता? आखिर मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो तुमने मुझे ये दिन दिखाया? पंकज के लिए ये सब देखना मौत से कम नहीं था। वो श्वेता से जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया पंकज। श्वेता ने पंकज को समझाने की कोशिश की। अच्छा तो अब ये कह दो कि जो मैं देख रहा हूं वो भी झूठ है, पंकज ने गुस्से में कहा। श्वेता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ने पंकज के शक को और भी पुख्ता कर दिया। पंकज ने गुस्से में कहा, काश तुमने मुझे एक बार कह दिया होता, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है श्वेता, धोखा। अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने देती थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था श्वेता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। पंकज मेरी बात तो सुनो, मुझे नहीं पता ये सब कैसे, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। श्वेता पंकज को आवाज लगाती रही, लेकिन पंकज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने श्वेता की एक न सुनी और गुस्से में बाहर चला गया। श्वेता जैसे तैसे हिम्मत करके बेड से उठी और अपने कपड़े पहनने लगी। उसने शीशे में देखा कि उसके शरीर पर कई निशान बने हुए थे। उसने याद करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। ये निशान, मेरे शरीर पर ये निशान कहां से आए? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना कहकर श्वेता रोने लगी। श्वेता ने जल्दी से फोन उठाया और पंकज को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। हे भगवान, न जाने पंकज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूं? श्वेता अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। अचानक श्वेता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा है और वो वहीं बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ वीर और पीहू उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। वीर ने पीहू से पूछा, अच्छा पीहू एक बात तो बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती थी? वीर का सवाल सुनकर पीहू सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था। कुछ देर तक सोचने के बाद पीहू ने कहा, डॉक्टर। अगर मैं भी तुम्हारी तरह होती तो मैं जरूर डॉक्टर ही बनती। अच्छा, और ऐसा क्यों? मेरा मतलब है तुम डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती थी? ताकि मैं दुनिया का इलाज कर सकूं। अगर मैं डॉक्टर होती तो किसी को बीमार नहीं रहने देती, पूरी दुनिया का इलाज कर देती। पीहू ने इतनी मासूमियत से इतनी बड़ी बात कह दी थी कि वीर उसकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसे क्या देख रहे हो बड़ी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। काश तुम्हारे जैसी मेरी भी कोई छोटी बहन होती। वीर ने जैसे ही बहन का नाम लिया, वैसे ही सावित्री देवी दूध का गिलास लेकर उसके कमरे में आई। वीर तो आजकल क्या अकेले में बड़बड़ाता रहता है, इसलिए तो कहती हूं अपना साथी ले आ। सावित्री देवी ने देखा कि वीर खुद से बातें कर रहा था। उन्होंने दूध का गिलास साइड में रखा और वीर के पास बैठ गई। माँ ये सब छोड़ो ना, पहले ये बता कि तू अभी तक सोई क्यों नहीं? पूरा दिन बस काम काम काम, सारे दिन काम में लगी रहती है। इतनी रात हो गई है, थोड़ी देर आराम भी कर लिया कर। बात को मत पलट वीर, पहले ये बता तू मुझे ये खुशी कब देगा? देख बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैं जानती हूँ जो भी हमारे साथ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अब तुझे भी आगे बढ़ना होगा। पीहू वीर को देखकर हंसने लगी।
क्योंकि अब वीर के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक वीर के फोन पर पाखी का मैसेज आया, जिसे देखकर सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, पाखी से बात कर रहा था तू और मेरे आते ही फोन क्यों रख दिया? तभी मैं सोचूं कि अकेले किससे बातें कर रहा था। कर ले बात आराम से, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं। वीर ने अपनी माँ से कहा, वीर पाखी तुझे बहुत पसंद करती है और वो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ जाए। अब मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए। सावित्री देवी वीर को समझाना चाह रही थी कि ईशा को गए हुए बहुत टाइम हो गया था और अब वीर को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीर ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखते हुए कहा। सावित्री देवी ने बहुत प्यार से वीर का सिर सहलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत ज्यादा समझदार है और वो जो भी करेगा वो सोच समझ कर ही करेगा। और हाँ, तू दूध पी लेना, ठीक है? अब मैं भी सोने जा रही हूँ। वीर ने अपनी माँ को हक करते हुए कहा, गुड नाइट माँ। गुड नाइट मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहे। इतना कहकर वो उठी और अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही पीहू हंसने लगी और उसने वीर से कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए पाखी ही राइट चॉइस है बडी। ये सुनते ही वीर के चेहरे पर भी हंसी आ गई और उसने हंसते हुए बोला, आई बड़ी राइट चॉइस की बातें करने वाली। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? रात बहुत हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। बड़ी शायद तुम भूल रहे हो कि मैं सोती नहीं हूं, पीहू ने कहा। एग्जैक्टली, लेकिन मैं तो सोता हूं ना पीहू। अब तुम्हें भी अपने पेंडेंट में जाना होगा ताकि कुछ देर मैं भी शांति से रह सकूं। वीर ने पीहू को चिढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो मुझे ढेर सारी बातें करनी है। जाना पड़ेगा पीहू। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पीहू अगर तुम खुद नहीं गई तो मैं फिर से तुम्हें पेंडेंट भेज दूंगा और कुछ दिन बाद बाहर आने दूंगा, वीर ने कहा। सभी बड़े भाई इस तरह के होते हैं, जब देखो रोब जमाते रहते हैं, पीहू ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? जरा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया, वीर ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैं जा रही हूं पेंडेंट में। गुड गर्ल पीहू, वीर ने हंसते हुए कहा। पीहू मुंह बनाकर पेंडेंट में चली गई। वीर ने दूध पिया और कुछ देर पाखी से बात की। वो फिर सोने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। हालांकि वीर उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब कुछ देर बाद भी वो आवाजें बंद नहीं हुई तो वीर गुस्से में बाहर गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने ठान लिया था कि वो उन आवाज़ों को बंद करवा देगा। वो जैसे ही बाहर गया तो उसने देखा कि एक ट्रक से किसी का सामान शिफ्ट हो रहा था। इतनी रात में कौन आया है? वीर ने खुद से कहा। वीर झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था कि लेकिन उसे बस सामान ले जाने वाले भैया ही दिखाई दे रहे थे। वीर अंदर आ ही रहा था कि तभी वहां एक लाल कलर की कार आई। वीर ने देखा कि उसे चलाने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। हालांकि वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। उस लड़की ने जैसे ही कार से नीचे कदम रखा तो वीर के चेहरे पर एक तेज हवा का झोंका आया। वीर ने इतनी अच्छी खुशबू पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो जैसे ही कार से बाहर आई तो उसके लहराते रेशमी काले बालों ने उसका चेहरा ढक लिया। उसने अपने एक हाथ से बालों को पीछे किया, लेकिन तभी हवा के झोंके से उसकी जुल्फें फिर से उसके चेहरे पर आ गिरी। उसने लाल रंग का अनारकली सूट पहना था और उसकी पायल की छन छन वीर को साफ सुनाई दे रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन भी बहुत मीठी थी, जिससे वीर की नजरें हट ही नहीं रही थी। वो उसे एक टक देखता ही रह गया। हालांकि वीर उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन न जाने क्यों वीर चाह कर भी अंदर नहीं जा पाया। वीर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल चुका था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा और वो अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जैसे ही अपना फोन उठाया
तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आज का राशिफल, आज आपकी जिंदगी में बाहर आने वाली है। आज के बाद आपकी जिंदगी खुशनुमा होने वाली है। आपको आपका हमसफर मिल चुका है। अब बस आपको आगे कदम बढ़ाना है और उसका हो जाना है। हेलो, कौन बोल रहा है? वीर को समझ नहीं आया कि अचानक किसी ने उसे कॉल करके ये सब क्यों कहा। वो पूछ ही रहा था कि वो कॉल कट हो गया। वीर भागकर फिर से बाहर गया, लेकिन तब तक वो लड़की अंदर जा चुकी थी। वीर अंदर आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। वो जैसे ही आंखें बंद करता, वैसे ही उसके सामने वो लड़की आ जाती। वीर ने जैसे तैसे सोने की कोशिश की। अगली सुबह वीर अभी नींद की आगोश में ही था कि तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई। उस आवाज की मिठास ने वीर को जागने के लिए मजबूर कर दिया। वो जैसे ही बाहर जाकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सामने वाले घर में एक लड़की सितार पर गाना गा रही थी। यूं तो वीर को क्लासिकल म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके पैर उसके सुरों पर थिरक रहे थे। वीर ने जैसे ही थोड़ा और साइड में जाकर देखने की कोशिश की तो जालीदार पर्दे में से उस लड़की का अक्स दिखाई दिया। वीर, वीर! सावित्री देवी ने वीर को आवाज लगाई तो वीर अंदर चला गया। क्या बात है, आज संडे है फिर भी तू एक ही आवाज में उठ गया? सावित्री देवी ने वीर को चाय पकड़ाते हुए कहा। आज बस यूं ही जल्दी आंख खुल गई माँ, और आज हमें वृद्धाश्रम भी तो जाना है ना। देखा काकी, आज तो भैया को आपके बिना बताए ही याद था, रमा ने हंसते हुए कहा। रमा दीदी, ये तो आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे भैया? रमा खुद हैरान थी, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आजकल रोज आप मुझे बादाम का दूध जो बनाकर दे रही हो, मेरी याददाश्त बहुत तेज हो गई है। ये सुनते ही सभी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ पंकज रात भर बाहर ही था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी वाइफ श्वेता से इस बारे में बात करेगा। वो अपने घर गया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर बहुत ज्यादा शांति थी। वो जैसे घर के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। आखिर पंकज ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या श्वेता सच में पंकज को धोखा दे रही थी? वीर के सामने कौन रहने आई थी? क्या वीर के दिल में हो रही है एक नई दस्तक? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। पंकज जैसे अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा घर उथल पुथल पड़ा था। यह सब देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। श्वेता, ये सब क्या है? श्वेता, ये क्या हाल बनाया हुआ है घर का? पंकज ने श्वेता को आवाज लगाई, लेकिन श्वेता का कोई जवाब नहीं आया। वो हर एक रूम में गया, लेकिन श्वेता कहीं भी नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से पानी बहने की आवाज आई। उसे लगा कि श्वेता नहा रही होगी, तो दरवाजा नॉक करके पंकज ने कहा, श्वेता, श्वेता, देखो मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। पंकज कल रात के बाद टूटा जरूर था, लेकिन वो श्वेता से बेहद प्यार भी करता था और अपने इसी प्यार की खातिर वो श्वेता से बात करना चाहता था। उसने फिर से दरवाजा नॉक किया, लेकिन फिर भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। उसने नल बंद किया और बाहर आकर एक बार फिर पूरे घर में ढूंढा। उसने तुरंत फोन निकाला और श्वेता को कॉल किया। ये श्वेता के फोन की आवाज कहां से आ रही है? पंकज को श्वेता के फोन की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। उसने फोन की आवाज को फॉलो किया। यह आवाज घर के बाहर से आ रही थी। वो बाहर गार्डन में गया और इधर उधर ढूंढने लगा। तभी अचानक वो आवाज तेज हुई और पंकज ने जैसे ही मुड़कर देखा तो श्वेता का फोन गमले के पास झाड़ियों में गिरा हुआ था। उसने फोन उठाया और देखकर कहा, श्वेता ने फोन यहां क्यों फेंका होगा? कहीं श्वेता ने गुस्से में कुछ गलत तो नहीं?
नहीं नहीं, वो भी मेरी ही तरह कहीं चली गई होगी, मुझे उसका इंतजार करना चाहिए। पंकज को अब घबराहट तो होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को पॉजिटिव रखा हुआ था। वो खुद को समझा भी रहा था और श्वेता का इंतजार भी कर रहा था। उसने श्वेता के पेरेंट्स और उसके सभी फ्रेंड्स को किसी बहाने से कॉल किया और इनडायरेक्टली उनसे पूछा ताकि कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि उसे किसी से भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई थी। हर तरफ से ना सुनने के बाद पंकज सोफे पर बैठा ही था कि अचानक श्वेता के फोन पर पाखी का मैसेज आया। उसने तुरंत पाखी को कॉल बैक किया। पाखी ने एक रिंग में ही फोन उठा लिया और फोन उठाते ही उसने बोलना शुरू किया। क्या बात है मैडम जी, आ गई तुझे मेरी याद? सच में लोग ठीक ही कहते हैं, शादी के बाद दोस्त पराये हो जाते हैं। आज भी मैंने ही तुझे याद किया है। अब ये बता कितने बजे आ रही है? मैं पंकज बोल रहा हूँ पाखी। पंकज ने धीमी आवाज में कहा। ओ सॉरी जीजू, वो मुझे लगा कि श्वेता ने कॉल किया होगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर दिया। वैसे कैसे हैं आप? मेरी दोस्त आपका ख्याल तो रख रही है ना? पाखी ने एक्साइटेड होकर पंकज से पूछा। पाखी, श्वेता कहीं चली गई है। चली गई है मतलब? मेरा मतलब मैं कुछ समझी नहीं जीजू। वो कल रात हमारी कुछ बहस हुई थी, उसके बाद मैं घर से बाहर चला गया था और आज सुबह जब मैं घर आया तो देखा कि श्वेता घर पर नहीं थी और उसका फोन भी मुझे बाहर गार्डन में मिला है। पंकज ने पाखी को पूरी बात तो नहीं बताई थी, लेकिन उसने बस पाखी को एक हिंट दे दिया था। पाखी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने पंकज को समझाते हुए कहा। अरे जीजू, ये तो श्वेता की पुरानी आदत है, जब गुस्सा हो जाती है तो कुछ टाइम अकेले में बिताती है। आप चिंता मत करो, वो आ जाएगी। वैसे आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? I mean, कुछ सीरियस तो नहीं हुआ था ना? नहीं पाखी, ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही कपल्स वाली नोकझोंक, पंकज ने कहा। जीजू फिर आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो ज्यादा देर आपसे नाराज नहीं रह पाएगी। देखना, कुछ देर में सीधा घर आ जाएगी। आई होप तुम्हारी बात सच हो। वैसे तुम्हें कुछ पता चले तो सीधा मुझे फोन करना। हाँ जीजू। पंकज ने बात करके फोन रख दिया। पाखी से बात करके उसे थोड़ा सुकून तो मिला था, लेकिन उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे सिर्फ और सिर्फ श्वेता ही दे सकती थी। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया और श्वेता की तलाश में निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वीर रेडी होकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ, और कितना टाइम लगेगा? रमा दीदी बोलो ना माँ को कि जल्दी आए। ना बाबा ना, मैं तो नहीं बोलूंगी काकी को। आपको पता है भैया, कल ही काकी ने मुझे कितना डांटा था। रमा दीदी, माँ अगर दिन भर में मुझे आपको नहीं डांटे तो उनका खाना ही हजम ना हो। वीर और रमा इस बात पर हंसने लगे कि तभी सावित्री देवी अपने रूम से बाहर आ गई। उनके आते ही वीर और रमा बिल्कुल चुप हो गए। अरे, हंसते हंसते अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे अंदर सब सुनाई दे रहा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे कम सुनाई देता है? यह सुनते ही रमा और वीर अपने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सावित्री देवी ने वीर के कान पकड़कर कहा, यह तो है मस्तीखोर, लेकिन रमा तू कैसे इसके रंग में ढल गई? माँ छोड़ो, दुख रहा है। वीर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, दुख रहा है तो हंसी कैसे आ रही है? सावित्री देवी ने पूछा। वो क्या है ना काकी, लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए होता है ना वीर भैया? रमा ने हंसते हुए कहा। रमा की बात सुनते ही सावित्री देवी ने वीर का कान छोड़ा और कहा, लगता है अब तेरी कान खिंचाई करनी होगी रमा, थोड़ा एंटरटेनमेंट मैं भी तो कर लूं। नहीं नहीं काकी, मुझे बहुत काम है। रमा ने इतना कहा और किचन की तरफ चली गई। वहीं वीर दोनों को हंसते हुए देख रहा था। अब लेट नहीं हो रहा तुझे? चल अब जल्दी चल, मुझे काफी सामान भी लेना है दान करने के लिए। कल तेरा जन्मदिन है तो मैं आज ही तेरे हाथों से सारा दान पुण्य करवा दूंगी, वरना कल तू कहेगा कि मेरी ड्यूटी है माँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। 100 बहाने तैयार हो जाएंगे। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा। रमा किचन में से ये सब सुनते हुए हंस रही थी। तभी वीर ने कहा, क्या माँ आप भी ना, कभी कभी तो मुझे लगता है
कि आपको रोस्टर होना चाहिए था। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब है। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। काकी को स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए, रमा ने हंसते हुए किचन से कहा। रमा, तुझसे तो मैं वापस आकर बात करती हूँ। टीवी देख देख कर तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। वीर अब यहीं खड़ा रहेगा या चलेगा भी? जल्दी कर, वरना हम लेट हो जाएंगे। इतना कहकर सावित्री देवी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वीर भागकर रमा के पास गया और उसने धीरे से कहा, दीदी मेरे लिए राजमा चावल रेडी रखना। आज घर जाते ही आपके सामने पेश होंगे गर्मा गर्म राजमा चावल। वीर कहाँ रह गया? सावित्री देवी ने फिर से वीर को आवाज लगाई। आया माँ। चलो दीदी, हम जा रहे हैं। वीर ने रमा से इतना कहा और भागकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें उतारने में मदद करने लगा। तुम दोनों फिर से मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी बना रहे होंगे, सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा। माँ, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो कितना अच्छा होता ना, वीर ने अपनी माँ से कहा। ये सुनते ही सावित्री देवी अचानक घबरा गई और उनका पैर सीढ़ी से फिसलने ही वाला था कि वीर ने उन्हें संभाल लिया। माँ, संभाल कर। वहीं सावित्री देवी को समझ नहीं आया कि अचानक वीर ने ऐसी बात क्यों की। माँ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वीर और सावित्री देवी उनकी जीप तक पहुंच गए थे। नहीं नहीं वीर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगता है मेरा बीपी डाउन हो गया था। माँ, आप पहले यहाँ आराम से बैठो। वीर ने अपनी माँ को जीप में बिठाया और पानी पिलाया। अब मैं ठीक हूँ वीर। माँ, वो बहन वाली बात इसलिए कह रहा था क्योंकि रमा दीदी के साथ रहकर मैंने एक बड़ी बहन का प्यार, उनकी केयर तो देख ली, लेकिन मैंने एक छोटी बहन का प्यार नहीं देखा। बेटा, ये सब तो भगवान के हाथ में होता है। हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। सावित्री देवी ने वीर को समझाया और फिर वो वृद्धाश्रम चले गए। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने जब से पंकज से बात की थी तब से उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। वो सोफे पर बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोच रही थी। क्या बात है बेटा, आज तुम काम पर नहीं गई? त्रिलोकनाथ ने पाखी से पूछा। पाखी ने जैसे ही अपने पापा की आवाज़ सुनी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। पापा, आज संडे है, आप फिर से भूल गए ना? बेटा, मेरे लिए क्या संडे और क्या मंडे, हम तो बस प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। पापा, क्या आपका मन नहीं करता कि आप भी छुट्टी लें और आराम करें? पाखी एक के बाद एक सवाल पापा से पूछ रही थी। नहीं बेटा, मेरा मन करता है कि मैं अपने काम में हर वक्त तलीन रहूं और इसी तरह लोगों की सेवा करूं और उनके काम आऊं। डैड, आप सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं। मैंने देखा है कि आप कैसे दिन रात एक करके लोगों की सेवा करते हैं। बेटा, यह तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे शक्ति प्रदान की है और मैं इस लायक हूं। पाखी और त्रिलोकनाथ बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। अरे संजना, कैसी हो? पाखी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो संजना और उसकी माँ बाहर खड़े थे। संजना ने पाखी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। पाखी ने उन्हें अंदर बुलाया। संजना आज पहले से काफी बेहतर लग रही थी। वहीं उसकी माँ भी आज बहुत ज्यादा खुश थी और उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी था। नहीं नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। वो दरअसल संजना की तबीयत अब ठीक हो गई है, इसलिए हम बाबा जी के लिए ये मिठाई लेकर आए हैं। वो जब भी आए तो आप उन्हें ये दे देना। अरे पापा तो यहीं बैठे हैं, आप खुद अपने हाथों से उन्हें दे दीजिए, पाखी ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही संजना की माँ करुणा खुश होकर अंदर जाने लगी, लेकिन संजना अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो बाहर ही रहने की जिद कर रही थी। पाखी ने बहुत प्यार से संजना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं होते तो मेरी बच्ची कभी नहीं बच पाती। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये नया जीवन आपकी ही देन है। करुणा ने त्रिलोकनाथ को प्रणाम किया और उनका तहे दिल से धन्यवाद किया। वहीं संजना ने जैसे ही त्रिलोकनाथ को देखा तो वो पाखी के पीछे छुपने लगी और घबराने लगी। संजना, आ गया बेटा, देखिए हमारे भगवान हैं, इनकी वजह से ही तो तू ठीक हुई है। संजना ना चाहते हुए भी आगे आई और त्रिलोकनाथ ने
उसके सिर पर अपना हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संजना उसके पापा से इतना डर क्यों रही थी। त्रिलोकनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अपने साथ तंत्र कक्ष में ले गए। कुछ देर बाद संजना और उसकी माँ अपने घर जाने लगे तो करुणा ने पाखी से कहा, आपका पापा इंसान नहीं देवता है, आप बहुत किस्मत वाली हो। इतना कहकर वो चली गई। ये सब सुनकर पाखी को अपने पापा पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और वो इस बात से दुखी भी थी कि उसने किसी दिन अपने ही पिता पर शक किया था। पाखी ने अपना मोबाइल उठाया और फिर से कुछ करने लगी कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने जैसे ही फोन उठाया तो वो हैरान रह गई। आखिर पाखी को किसका कॉल आया था? क्या पंकज ढूंढ पाएगा अपनी श्वेता को? क्या संजना ठीक हो जाएगी? कैसा रहेगा वीर का बर्थडे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। पाखी ने जैसे ही फोन उठाया तो सामने से एक लड़की के रोने की आवाज आई, जिससे वो हैरान रह गई। कौन बोल रहा है? पाखी ने घबरा कर पूछा। मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले पाखी। एक लड़की ने रोते हुए पाखी से मदद की गुहार लगाई। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है, पाखी ने कहा। आगे से कुछ आवाज आती उससे पहले ही फोन कट गया। पाखी ने फिर से उसी नंबर पर कॉल किया लेकिन कॉल नॉट रीचेबल आया। पाखी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं यह आवाज श्वेता की तो नहीं थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। पाखी ने जैसे ही मोबाइल देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई क्योंकि ये कॉल वीर का था। पाखी ने तुरंत फोन उठाया और कहा, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही मेरी याद कैसे आ गई? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, याद इसे नहीं बल्कि मुझे आई है। मैं तेरी आंटी बोल रही हूँ पाखी। पाखी ने जैसे ही सावित्री देवी की आवाज सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने तो मस्ती में कुछ भी कह दिया था। नमस्ते आंटी, वो मेरा मतलब था कि वीर कभी इतनी सुबह कॉल नहीं करता है तो मैंने सोचा कि आज कैसे, बस वैसे ही पूछ लिया। हाँ बेटा, मैं समझ गई, तो इतना घबरा क्यों रही है? मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ, और भला माँ से किस बात की शर्म? सावित्री देवी ने प्यार से कहा, आंटी आपकी तबीयत कैसी है? वो आजकल काम के कारण मैं मिलने नहीं आ पाई। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है पाखी, लेकिन आज तुझे मेरा एक काम करना होगा। मना तो नहीं करेगी ना? आंटी आप तो बस ऑर्डर दो, जो बोलोगी वो हो जाएगा। कल वीर का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आज तू इसके साथ शॉपिंग पर जाए, क्योंकि ये खुद तो कुछ भी करेगा नहीं, अपनी आंटी का काम करेगी ना बेटा। ये सुनते ही पाखी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो वैसे भी वीर के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। हाँ आंटी, मैं चली जाऊंगी, पाखी ने एक्साइटेड होकर कहा। वो तो खुद वीर के साथ रहने का मौका ढूंढती थी। ये हुई ना बात, चल फिर जल्दी से रेडी हो जाना। वृद्धाश्रम से फ्री होते ही मैं वीर को तुझे लेने भेज दूंगी। हाँ आंटी, मैं तैयार रहूंगी। सावित्री देवी ने पाखी से बात करके फोन रख दिया और वीर को फोन देते हुए कहा, यहाँ से फ्री होकर तुझे कहीं और भी जाना होगा? माँ, अब ये कौन सा प्लान है? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यहाँ से घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। इतने दिनों बाद एक छुट्टी मिली है। वीर ने बच्चों की तरह अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। वीर, मैं कितने दिनों से तुझे कपड़े लाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तू आजकल मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ कि आज तू पाखी के साथ जाए, थोड़ा घूमे फिरे और थोड़ी शॉपिंग भी कर ले। सावित्री देवी ने हक से कहा। पाखी का नाम सुनते ही वीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसे पाखी का साथ अब भाने लगा था। वो खुद भी उससे मिलने का इंतजार किया करता था। ठीक है मदर इंडिया, जब आपने सारा प्लान बना ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। आपने कहा है तो चला ही जाऊंगा, वीर ने स्माइल करते हुए कहा। वहीं वीर की बात सुनकर सावित्री देवी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने खुद से कहा, भगवान पाखी और वीर को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। माँ चले अंदर, वीर ने अपनी माँ से कहा और फिर वो अंदर चले गए। वीर और सावित्री देवी ने वृद्धाश्रम में दान किया और कई बूढ़े बेसहारा लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। वीर उसमें अपने दादा दादी और अपने नाना नानी खोजता था। जो प्यार उसे आज तक नहीं मिला था, वो प्यार उसे यहाँ आकर इन बुजुर्गों से मिलता था।
काफी देर बातें करने के बाद उन्होंने वहां खाना बांटा। वीर जब भी किसी भूखे इंसान को पेट भरकर खाना खाते हुए देखता तो उसके मन में एक अलग सी सेटिस्फेक्शन होने लगती और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता। वीर ने खाना बांटते हुए अपने पेंडेंट पर हाथ लगा दिया और कहा, काश मैं पीहू को भी लेकर आता, उसे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता। उसने जैसे ही साइड में देखा तो पीहू उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वीर पीहू को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तो वो उसे साथ लेकर ही नहीं आया था। वो धीरे से साइड में गया और उसने पीहू से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? बड़ी, तुमने मुझे याद किया तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ये कहते ही वीर को याद आया कि उसने कुछ सेकंड पहले ही अपने पेंडेंट को हाथ लगा दिया था, जिससे पीहू बाहर आ गई थी। हालांकि पीहू को देखकर वीर बेहद खुश हुआ। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम आ गई, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हें पता है, आज ही मैं माँ से कह रहा था कि काश मेरी कोई छोटी बहन होती तो कितना अच्छा होता। ये सुनते ही पीहू ने वीर की तरफ देखा और पूछा, तो माँ ने क्या कहा? वीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वीर की माँ ने उसे आवाज लगा दी और वो पीहू को लेकर उनके पास चला गया। वहीं दूसरी तरफ पाखी उस फोन कॉल के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और वो रेडी होने में बिजी थी। रिसेप्शन के बाद आज वो वीर के साथ बाहर जा रही थी, इसलिए वो तैयार होने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। पाखी जल्दी से रेडी हुई और बैठकर वेट करने लगी कि तभी उसके पापा ने उसे आवाज लगाकर कहा, पाखी बेटा। हाँ पापा, आई। पाखी त्रिलोकनाथ के पास गई तो उसने देखा कि उसके पापा एक बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी में थे। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। पास के ही किसी गांव से बुलावा आया है, मुझे किसी को देखने जाना होगा। त्रिलोकनाथ ने बताया कि वो किसी का उपचार करने के लिए जा रहे थे। यह सुनकर पाखी ने कहा, पापा आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी वापस आ जाइएगा। मेरी बिटिया तो आज बहुत प्यारी लग रही है, कहीं जा रही है क्या? हाँ पापा, वो आंटी ने कहा है कि वीर के साथ शॉपिंग जाना है। कल वीर का बर्थडे है ना, तो बस उसी लिए। ये सुनते ही त्रिलोकनाथ को भी बहुत ठंडक मिली, क्योंकि वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते थे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। त्रिलोकनाथ ने अपनी बेटी को अलविदा कहा और फिर वो जंगल की तरफ चले गए। वहीं पाखी को रेडी हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन वीर अभी तक उसे लेने नहीं आया था। पाखी को बैठे बैठे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने भागकर दरवाजा खोला तो सामने वीर खड़ा था। वीर को एक बार देखने भर से ही पाखी के अंदर बहुत एनर्जी आ गई। वहीं वीर की नजरें भी पाखी से हट नहीं रही थी। उसने पिंक कलर की कुर्ती पहनी थी और उसके बाल खुले थे। उसने एक छोटी सी गुलाबी बिंदी भी लगाई थी, जिससे वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वीर, वीर। पाखी ने वीर की आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहा, क्योंकि वो खड़े खड़े ही कहीं गुम हो गया था। पाखी की आवाज लगाने के बाद वीर को समझ आया कि वो अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा था। तुम रेडी हो? वीर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। ये सुनकर पाखी को विश्वास नहीं हुआ। उसने वीर से कहा, मैं तुम्हें रेडी नहीं लग रही हूं क्या? वीर समझ गया था कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कह दिया था। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है चलें? पाखी समझ गई थी कि वीर को कुछ हो गया है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ चलो। वीर और पाखी साथ में मॉल गए। वीर बार बार कनखियों से पाखी को देख रहा था। आज उसे पाखी को देखकर अलग सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में बटरफ्लाईज उड़ रही थी। वहीं पाखी भी बहुत ज्यादा खुश थी। पाखी ने वीर को अपनी पसंद से शॉपिंग करवाई। काफी देर तक शॉपिंग करने के बाद पाखी को भूख लगी और वो दोनों कुछ देर बाद खाने के लिए फूड कोर्ट चले गए। दोनों बैठकर बातें करते हुए खा रहे थे कि अचानक वीर ने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, पाखी मुझे तुमसे कुछ कहना है। पाखी का दिल उसके मुंह में आ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या कहना चाहिए। उसने आंखों से इशारा करते हुए अपनी पलकें झपकाई, जैसे वो किसी बात पर अपनी मंजूरी दे रही थी। पाखी वो बात ये है ना कि वीर ने बहुत प्यार से कहा। बोलो ना वीर। वीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पाखी से कहा, तुम्हारी ना शेक पीने से मूंछें बन गई हैं। उसने टिश्यू से पाखी का मुंह साफ किया।
ये सुनते ही पाखी और वीर बहुत तेज तेज हंसने लगे। वीर जानता था कि वो पाखी से कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन आज उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो उसने बात बदल दी। वहीं पाखी का दिल भी जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे वीर उसे प्रपोज करने वाला था। दोनों ने कुछ देर और बातें की, फिर मूवी देखने चले गए। वहीं दूसरी तरफ पंकज ने श्वेता की तलाश जारी रखी और पूरा दिन उसे हर जगह ढूंढता रहा। हालांकि अभी तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला था। वो एक पार्क में गया जहां वो अक्सर श्वेता से पहले मिला करता था। श्वेता का जब भी मूड ऑफ होता था या वो जब भी ज्यादा खुश होती थी, तो वो पंकज को बात करने के लिए यहीं बुलाया करती थी। इस पूरे पार्क में हर तरफ श्वेता की यादें बसी थी। ये पार्क हमेशा लोगों से भरा रहता था, लेकिन आज यहाँ कोई भी नहीं था। उसने इस पार्क को इतना खाली कभी नहीं देखा था। पंकज ने पार्क का एक एक कोना ढूंढ लिया, लेकिन श्वेता वहां भी नहीं थी। वो थक हार कर एक सीट पर बैठा और अपने आप को कोसने लगा। मुझे श्वेता से बात करनी चाहिए थी, उससे सब कुछ पूछना चाहिए था। पता नहीं वो गुस्से में कहाँ चली गई है। आखिर मैंने उसे अपनी बात कहने का एक मौका क्यों नहीं दिया। तभी अचानक मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। पंकज बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि अचानक ये घने काले बादल कहाँ से आ गए। लगता है बारिश होने वाली है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पंकज वहां से जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आया। उसका शरीर बहुत ज्यादा चौड़ा और उसका रंग गहरा काला था। उसके दांत बहुत ही काले और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। देखने में वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी कद काठी बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसने अजीब से चमकीले कपड़े पहने थे। पंकज ने आज से पहले कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा था। पंकज ने उसे नजरअंदाज किया और पार्क से बाहर जाने लगा कि तभी वो आदमी उसकी तरफ आया और उसने पंकज के ऊपर एक मंत्र फूंका, जिससे वो वहीं खड़ा हो गया। उसने पंकज के करीब आकर कहा, वो मेरी है और तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। पंकज कुछ समझ पाता या उससे कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वो आदमी गायब हो गया। उसके गायब होते ही मौसम भी पहले जैसा हो गया और पंकज भी अपनी सेंसेस में आया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसे कैद कर लिया था और वो चाह कर भी हिल नहीं पाया। पंकज ने उस आदमी को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। आखिर कौन था वो आदमी? क्या श्वेता ठीक होगी? क्या पंकज श्वेता को ढूंढ पाएगा? क्या वीर और पाखी के बीच कोई तीसरा आने वाला है? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। पंकज अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो दिखने में तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गई। कौन है? कौन है वहां? पंकज ने उससे पूछा। उस लड़की ने पेड़ के पीछे से ही छुपकर कहा, मैं हूं पंकज, तुम्हारी श्वेता, मुझे बचा लो। पंकज को वो लड़की बहुत धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने जैसे ही श्वेता का नाम सुना तो भागकर पेड़ की तरफ गया। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, पंकज यहां हूं मैं, आओ ना। पंकज दूसरी तरफ भाग कर गया। कुछ देर बाद उसे पार्क में हर तरफ से श्वेता की ही आवाज आने लगी और देखते देखते ही ये आवाजें इतनी तेज हो गई कि पंकज इनसे परेशान हो गया। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। श्वेता, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पास लौट आओ, पंकज ने चिल्लाते हुए कहा। तभी अचानक सभी आवाजें बंद हो गई। पंकज ने भी इधर उधर देखा तो वहां गहरा सन्नाटा छा गया था। अचानक उसे एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए पार्क के पीछे गया। श्वेता, तुम कहां हो? पंकज ने श्वेता को आवाज लगाई। पंकज, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। श्वेता ने रोते हुए उसे बुलाया। श्वेता की आवाज में इतना दर्द था कि उसकी चीखें सुनकर पंकज भी दर्द से तिलमिला उठा। वो बस अब श्वेता को बचाना चाहता था।
वो जैसे ही थोड़ा आगे गया तो उसे श्वेता खून से लथपथ पड़ी दिखी। उसने जैसे ही श्वेता को इस कंडीशन में देखा तो वो वहीं गश खाकर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ सावित्री देवी और रमा शाम को चाय पीते हुए टीवी देख रही थी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सावित्री देवी का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, माँ मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं और पाखी साथ में मूवी देखने आए हैं। ये सुनते ही सावित्री देवी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उनके लिए तो ये खुशी की बात थी कि पाखी और वीर साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। बेटा तुम दोनों आराम से एंजॉय करो, और मैं तो कहती हूँ उसके बाद साथ में डिनर करके ही आना, सावित्री देवी ने खुश होकर कहा। माँ मैं राजेंद्र को भेज देता हूँ, वो आपको मंदिर ले जाएगा। अरे बेटा मैं खुद चली जाऊंगी या रमा को साथ ले जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत कर और आराम से आना। ठीक है माँ, आप भी ध्यान रखना। वीर ने इतना कहा और फोन रख दिया। सावित्री देवी ने फोन रखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मन ही मन कुछ प्रार्थना करने लगी। काकी वीर भैया का फोन था ना, क्या कहा उन्होंने जो आप इतनी खुश हैं? रमा सावित्री देवी को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर काकी अचानक इतना खुश कैसे हो गई। रमा लगता है तेरी जुबान ही फली है, तूने ही कहा था ना कि पाखी और वीर साथ में अच्छे लगते हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ये सुनते ही रमा भी खुशी से झूम उठी। सभी चाहते थे कि वीर और पाखी साथ रहें और जल्द से जल्द शादी कर लें। मुझे तो लगता है काकी कि इस साल हमारे घर बहू आ ही जाएगी। रमा तूने मेरे दिल की बात कह दी। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने गंगा नहा ली। पाखी को तो मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। सावित्री देवी और रमा बातें कर ही रहे थे कि अचानक टीवी में एक न्यूज फ्लैश हुई। काकी ये देखो देश में क्या क्या हो रहा है। सावित्री देवी ने भी टीवी की आवाज तेज की कि एक न्यूज एंकर ने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, देश के हर कोने से अचानक गायब हो रही टीनेज लड़कियां और नई नवेली दुल्हन। हर दिन किसी शहर से खबर आ रही है कि दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सावित्री देवी ने जैसे ही खबर सुनी तो उन्हें एक अलग ही बेचैनी हुई और उन्होंने टीवी बंद कर दिया। ये सब देखने से मेरा जी घबराता है रमा, मैं मंदिर जाकर आती हूँ, तू खाने की तैयारी कर देना। सावित्री देवी उठी और रेडी होकर मंदिर के लिए चली गई। सावित्री देवी को मंदिर जाने के लिए रोड क्रॉस करनी थी, लेकिन उनसे हो नहीं पा रही थी। तभी अचानक एक लड़की उनके पास आई और उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें रोड क्रॉस करवा दी। लेकिन सावित्री देवी उससे कुछ पूछती उससे पहले ही वो लड़की वहां से चली गई। कितनी अच्छी बच्ची थी, कितने अच्छे संस्कार हैं। सावित्री देवी ने इतना कहा और मंदिर चली गई। मंदिर से आरती करके सावित्री देवी जब बाहर आई तो उन्हें घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा था। वो काफी देर तक वहीं परेशान खड़ी रही। वो मंदिर से कुछ दूर पैदल चल ही रही थी कि तभी अचानक एक लाल कार उनके पास आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला तो एक लड़की ने उनसे कहा, अंदर आ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। सावित्री देवी ने देखा कि ये तो वही लड़की थी जिसने अभी कुछ देर पहले उनकी मदद की थी। वो उस गाड़ी में बैठ गई। सावित्री देवी ने जैसे ही उस लड़की को सामने से देखा तो वो उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। आपका घर कहाँ है? उस लड़की ने बहुत मीठी आवाज में पूछा। सावित्री देवी के कानों में तो जैसे मिश्री ही घुल गई थी। उन्हें उसकी आवाज सुनकर मानो बहुत सुकून मिला हो। सावित्री देवी ने उस लड़की को अपने घर का रास्ता बता दिया। घर से मंदिर का फासला बहुत कम था और 5 मिनट में घर पहुंच गए थे। आपका घर आ गया, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की आवाज सुनते ही सावित्री देवी अपने ख्यालों से बाहर आई। अरे वाह, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हो तुम तो, पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया। सावित्री देवी की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सावित्री देवी को ऐसा लगा जैसे कोई अप्सरा मुस्कुरा रही हो। उसके दांत मोती जैसे चमक रहे थे
और उसका चेहरा फूल जैसा खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने सावित्री देवी को पूरी तरह मोह लिया था। वो लड़की गाड़ी से उतरी और उसने सावित्री देवी को उतरने में मदद की। गाड़ी से बाहर उतरकर सावित्री देवी ने कहा, बेटा आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं चाहती हूँ कि आज का खाना तुम हमारे घर पर खाओ। बड़ों की मदद करना तो हमारा सौभाग्य है आंटी। आपने बुलाया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे माफ करना। वैसे भी मैं आपके साइड वाले घर में ही रहती हूँ, अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। सावित्री देवी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई, क्योंकि उसकी बातों में बहुत मैच्योरिटी थी और वो ये जानकर खुश थी कि वो उनके पड़ोस में रहने आई थी। सदा खुश रहो। सावित्री देवी उसे आशीर्वाद देकर जा ही रही थी कि अचानक उन्हें कुछ याद आया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। चांदनी कितना मीठा नाम है ना, जैसा नाम वैसी ही खुद है। सावित्री देवी ने इतना कहा ही था कि तभी चांदनी ने गाड़ी मोड़ी और अपने घर चली गई। सावित्री देवी भी घर जा ही रही थी कि उन्होंने देखा कि चांदनी ने घर जाते ही सभी लाइट्स ऑफ कर दी। सावित्री देवी भी अपने घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ शहर से कुछ दूर एक फार्म हाउस में रिया अपने भाई मिट्ठू के साथ खेल रही थी कि तभी उसकी मम्मी ने अंदर से उन दोनों को आवाज लगाई, बेटा तुम दोनों अंदर आ जाओ, देखो कितना अंधेरा हो गया है। मॉम भी ना, रिया ने मिट्ठू से कहा। मैं मॉम कर समझा कर आता हूं दीदी। मिट्ठू ने इतना कहा और अंदर चला गया। फार्म हाउस के आसपास बहुत घना जंगल था और कई दिनों से वहां बारिश भी हो रही थी। रिया झूले में झूल रही थी कि तभी एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस एड्रेस। रिया झूले से उतरी और बाहर मेन गेट तक गई तो उसने देखा कि एक आदमी वहां खड़ा था। आई डोंट नो, रिया ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। इट्स ऑल राइट रिया, आई अंडरस्टैंड। ये चॉकलेट तो खा सकती हो ना। रिया उस आदमी को देखकर बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी वो चॉकलेट खा ली। आई विल सी यू टुमारो। उस आदमी ने इतना कहा और फिर वहां से चला गया। रिया घबराकर अंदर चली गई और उसने ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ देर बाद उसे बहुत अजीब सा लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी अचानक बहुत लाइट हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो सीधा अपने रूम में गई और सो गई। वहीं दूसरी तरफ वीर और पाखी डिनर करके वापस आ रहे थे कि अचानक पाखी को उसके ऑफिस से कॉल आया। वीर मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। मेरे सोर्सेस ने बताया है कि तुम्हारा एक ऑफिसर उन्हें किसी पार्क में बेहोश मिला है। ये सुनते ही वीर भी बहुत परेशान हो गया। वो पाखी के साथ उसके ऑफिस गया। जहां के मेडिकल रूम में एक आदमी लेटा हुआ था। वीर और पाखी जैसे ही उसके पास गए तो उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त पंकज था। पंकज को देखते ही वीर समझ गया था कि किसी ने उस पर कोई काला जादू किया था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसने सभी को बाहर भेजा और अकेले में उसके ऊपर से उस जादू को जड़ से मिटाया। वीर ने जैसे ही पंकज के माथे पर भस्म लगाई, वैसे ही पंकज बिल्कुल ठीक हो गया। वीर ने पाखी को अंदर बुलाया। पंकज ने जैसे ही दोनों को देखा तो वो रोने लगा और उसने उन दोनों को पूरी बात बताई। वीर समझ गया था कि ये किसी बुरी आत्मा का काम था। उसने जैसे ही अपने पेंडेंट को हाथ लगाया तो पीहू उसके सामने आई। पीहू ने पंकज के सिर पर हाथ रखा तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। उसने वीर को बाहर ले जाकर बताया, बड़ी ये सब एक जिन्नात ने किया है। उस जिन्नात ने शादी के समय इसकी वाइफ की बॉडी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसे लगता है कि श्वेता उसकी वाइफ है और अब वो उसे अपने आका के पास ले गया है। आका? कौन आका? वीर ने पीहू से पूछा। बड़ी वो तो मुझे नहीं पता कि इनका आका कौन है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस जैसी कई लड़कियों को उन लोगों ने कैद किया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर कल रात तक हमने इन सभी लड़कियों को मुक्त नहीं करवाया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनते ही वीर ने पीहू से कहा,
मैं उस आका को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं इन लड़कियों को बचा कर लाऊंगा पीहू, मैं इन्हें बचाऊंगा। वीर ने इतना कहा और वहां से पीहू के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन में इस केस की मीटिंग चल रही थी। यह अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि पिछले 24 घंटे में शहर में 10 लड़कियां और पिछले 6 महीनों में 200 से ज़्यादा लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट सामने आई। अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन अगर अब भी हम चुप बैठे तो ये ठीक नहीं रहेगा। आई वॉन्ट दिस टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। सीनियर ऑफिसर ने वीर की ओर देख कर कहा, यस सर। सभी ने एक साथ कहा कि तभी वीर भी अंदर गया। जय हिंद सर, आई वॉन्ट टू लीड दिस केस। वीर ने अपने सर से परमिशन मांगी। जय हिंद। तुम्हारा जन्मदिन है कल वीर, जाओ सेलिब्रेट करो। हमारी पर्सनल लाइफ भी तो होती है सर। अब बर्थडे तभी मनेगा जब मैं एक केस सॉल्व करूंगा। वीर को इस केस की जिम्मेदारी मिल गई थी। उसने कसम खाई थी कि वो जब तक ये केस सॉल्व नहीं करेगा तब तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। उसने खुद से कहा, मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। क्या वीर उन लड़कियों को बचा पाएगा? क्या पीहू वीर की मदद कर पाएगी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर। वीर को जैसे ही केस मिला उसने अपनी एक टीम बनाई और इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। राजेंद्र, तुम बाकी सभी पुलिस स्टेशन से बात करके पता लगाओ कि उन्हें कोई लीड मिली या नहीं। यस सर। राजेंद्र ने काम करना शुरू कर दिया। वीर एक फाइल पढ़ ही रहा था कि पीहू ने कहा, बड़ी मुझे लगता है कि हमें एक बार उस पार्क में जाकर देखना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो पीहू। वीर और पीहू उस पार्क में गए जहां पर पंकज बेहोश हुआ था। वहां हर तरफ ढूंढने के बाद उसे एक तिलस्मी तावीज दिखा। वीर उसे उठाने ही वाला था कि पीहू ने कहा, रुको बड़ी, ये कोई जाल भी हो सकता है। वीर पीहू की बात समझ गया था। उसने अपने पॉकेट से एक बाण निकाला जो उसे त्रिलोकनाथ ने दिया था। उस छोटे से बाण ने वीर को कई बार मुसीबतों से बचाया था। उसने जैसे ही उस बाण को उस तावीज की तरफ मोड़ा तो उसमें से एक जिन्नात बाहर आया। तो तू यहाँ भी आ गया? उस काले जिन्नात ने वीर को देखते हुए कहा। यह वही जिन्नात था जो पंकज को भी दिखा था। वीर ने उससे पूछा, श्वेता कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। वो जिन्नात वीर और पीहू की तरफ देखकर हंसते हुए धीरे धीरे विशालकाय रूप धारण करने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मेरी शादी हुई है उससे और अब वो मेरी हो चुकी है। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये मेरा इलाका है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वीर ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे याद आया कि पंकज ने उसे बताया था कि श्वेता अक्सर इसी पार्क में जाया करती थी। वो समझ गया था कि इसी दौरान इसी जिन्नात ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। हमें श्वेता वापस दे दे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सोच ले, तेरा अंत आ चुका है, पीहू ने हंसते हुए कहा। पीहू की बात सुनते ही जिन्नात को गुस्सा आ गया। उसने श्वेता को बाहर बुलाया। श्वेता की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस जिन्नात ने उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। वीर ने जैसे ही श्वेता को देखा तो उसने श्वेता से कहा, श्वेता तुम हिम्मत मत हारना, हम दोनों तुम्हें बचा लेंगे। उसने इतना कहा कि जिन्नात ने श्वेता को अपने हथेली से उठाकर अपने कंधे पर बिठा दिया। अब देखता हूँ तुम दोनों कैसे बचाते हो इसे। पीहू ने वीर की तरफ देखा और जिन्नात की तरफ बढ़ने लगी। वीर को समझ नहीं आया कि पीहू अचानक उसकी तरफ क्यों जा रही थी। रुक जाओ पीहू, वो खतरनाक है। तुम चुप करो बददिमाग इंसान। पीहू ने वीर को झाड़ा और जिन्नात के सामने नतमस्तक होकर उससे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। ये तो पागल है जो तुम्हारी शक्तियों को समझ नहीं पा रहा है। मुझे माफ कर दो। पीहू माफी मांगते हुए जिन्नात के पास जाने लगी। जिन्नात ये देखकर बहुत खुश हुआ कि पीहू ने तो पहले ही हार मान ली। उसने कहा, देखा, तुमसे तो ये बच्ची ज्यादा समझदार है। अब मैं इन दोनों को लेकर जाऊंगा, आका बहुत खुश होंगे। जिन्नात ने पीहू को हथेली में उठाकर अपने दूसरे कंधे पर बिठा दिया। वहीं श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे।
क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी मौत करीब थी। पीहू, पीहू, इस पापी का साथ मत दो। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बात मानो पीहू। वीर पीहू को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीहू उसकी बात नहीं सुन रही थी। जिन्नात ने गुस्से में अपना एक हाथ उठाया और वीर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि पीहू ने उसके सिर के बाल तोड़ लिए और नीचे कूद गई। जिन्नात आगे बढ़ ही रहा था कि पीहू ने उससे कहा, रुक जा शैतान, अब तेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। जरा सी भी हरकत की तो तू नहीं बचेगा। ये देखकर जिन्नात इतना घबरा गया था कि वो लड़खड़ाने लगा। वहीं श्वेता ऊपर से नीचे गिरने लगी। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि वीर ने उसे बचा लिया। वीर ने पीहू की तरफ देखते हुए इशारा किया। ये देखकर जिन्नात ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पीहू और वीर उससे सच उगलवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो जमीन पर धड़ाम गिर पड़ा। इसके आंखों को पता चल गया था, इसलिए उसने इसे कुछ बताने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया। पीहू ने वीर से कहा। पीहू ने श्वेता को पानी पिलाया और उसके सिर पर भस्म रगड़ी, जिससे उस जिन्नात का असर उसके शरीर से खत्म हो गया। पीहू ने अपनी शक्तियों से श्वेता को ठीक किया। ठीक होते ही श्वेता ने वीर को और कई बातें बताई। वीर ने श्वेता को पंकज से मिलवाया और फिर इस केस की दूसरी कड़ियों को ढूंढने के लिए निकल गया। फार्म हाउस पर रात के 12 बजे डोरबेल बजी। रिया के पेरेंट्स उठे और नीचे गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो दोनों हैरान रह गए। रिया हॉल में किसी अनजान आदमी से बातें कर रही थी। रिया, ये कौन है? मॉम डैड, ये मेरे गेस्ट हैं और इन्हें मैंने ही बुलाया है। रिया की बातें उसके पेरेंट्स को बहुत अजीब लगी। चलो रिया, अब जल्दी से मेरे साथ चलो, उस आदमी ने रिया से कहा और रिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर उसके पेरेंट्स ने उस आदमी से कहा, हाउ डेयर यू, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। आप दोनों अपनी बेटी को मुझे दान कर दो। उस आदमी ने रिया के पेरेंट्स से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुनिए, आप इसे धक्का मारकर बाहर निकालिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी अंदर आओ, रिया की माँ ने चिल्लाकर कहा। उस आदमी ने जैसे ही सोफा साइड किया तो उसके पीछे 3 गार्ड्स की लाशें पड़ी थी। ये देखते ही रिया के पेरेंट्स हैरान रह गए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर आप दोनों ने जल्दी फैसला नहीं किया तो मुझे इसे ज़बरदस्ती लेकर जाना होगा, उस आदमी ने कहा। क्यों रिया, चलोगी ना मेरे साथ? उस आदमी ने रिया से पूछा। हाँ चलूँगी, अब से आप ही मेरे आका हो, रिया ने कहा। ये तूने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया है? रिया के पापा उसे मारने के लिए आगे आए तो रिया ने अपने पिता पर ही चाकू चला दिया। मैंने इसे अपने वश में कर लिया है, इसे वशीकरण कहते हैं। अब ये सिर्फ वही करेगी जो मैं इसे कहूँगा। अगर अब मुझे मारने की कोशिश की तो ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। रिया के पेरेंट्स पूरी तरह हिल गए। वो अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगे और उस आदमी को पैसों का लालच देने लगे। उस आदमी ने गुस्से में उनके पूरे घर को आग लगा दी और रिया को लेकर वहां से चला गया। वो रिया को लेकर एक जंगल में गया जहां पर पहले से ही बहुत सी लड़कियां थीं। रिया भी उन लड़कियों के साथ जाकर खड़ी हो गई। उन सभी लड़कियों में बात कॉमन थी कि सभी अब सिर्फ एक ही आदमी के गुलाम थी, जो था तमसराज। तमसराज अपने असली रूप में आया और उसने उन सभी लड़कियों से कहा, आज की रात सदियों में एक बार आती है। आज के बाद मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा और तुम सभी मेरे चेले। मैं जैसे इशारा करूंगा तुम सभी को एक साथ अपनी गर्दन को काटना होगा। सभी लड़कियों के हाथों में एक धारदार तलवार थी और सभी अपने आका तमसराज के एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थी। तमसराज ने कंकालों के सामने बलि की तैयारी शुरू कर दी। उसने सभी लड़कियों को मुक्त करने का वादा किया था और वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही गया था कि अचानक उसे किसी की परछाई दिखी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वीर उसके सामने खड़ा था। तो आ गया तू यहाँ भी। मेरा एक जिन्नात को पकड़कर तुझे क्या लगता है कि तुम मुझसे जीत गया? मेरे पास ऐसे 1000 जिन्नात हैं जो हर दिन कहीं ना कहीं से मेरे लिए लड़कियां लेकर आते हैं। अब तू नहीं बच पाएगा तमसराज, वीर ने उसे ललकारते हुए कहा। तमसराज ने सभी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे नोच नोच कर खा जाओ। वो सभी लड़कियां वीर की तरफ बढ़ ही रही थी कि वीर ने अभिमंत्रित जल निकाला और उन पर छिड़क दिया।
उस पावन जल के स्पर्श से ही सभी लड़कियां बेहोश हो गई। ये देखते ही तमसराज तैश में आ गया और उसने वीर पर हमला कर दिया। वीर ने उसे ऐसी पटकनी दी और उसके हाथ में बंधा उसका तांत्रिक धागा टूट गया और वो तिलमिला उठा। वो वीर को मारने के लिए आ ही रहा था कि वीर ने उसके पैर पर वार किया, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। वीर ने जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़का तो वो वहीं बेसुध हो गया। कुछ ही देर में वीर की टीम और रिया के पेरेंट्स वहां आए। धीरे धीरे लड़कियों को होश आया और खुद को आजाद देखकर वो सभी बहुत खुश थी। रिया के पेरेंट्स ने उसे गले लगाया और फिर वीर से कहा, आपने इतनी बच्चियों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वीर ने उनसे कहा, अगर आप लोग आग से बचकर ये सब नहीं बताते तो मैं और मेरी टीम कुछ नहीं कर पाती। देखते ही देखते सुबह हो गई। सभी लड़कियों को सेफ हाउस ले जाया गया और फिर उन सबको मेडिकल केयर दी गई। वीर ने आज ये साबित कर दिया था कि उसके लिए अपने फर्ज से ऊपर कुछ नहीं था। पुलिस डिपार्टमेंट ने सभी लड़कियों को उनके घर सेफली भिजवा दिया। देश भर में वीर फिर से एक स्टार बन गया था। उसकी सूझबूझ और काबिलियत से सब कुछ ठीक हो गया था। वीर ने केस की फाइल क्लोज की और फिर रात को घर जा ही रहा था कि अचानक उसे एक कॉल आया। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं होटल पार्क प्लाजा से बोल रही हूँ। वीर ने गाड़ी को मोड़ा और फिर वो जल्दी से उस जगह पहुंचा। उसने होटल के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। वीर अकेले ही अंदर चला गया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था और वहां हर तरफ अंधेरा था। वीर ने जैसे लाइट ऑन करने के लिए इधर उधर देखा, वैसे ही सबने जोर से चिल्लाकर कहा, हैप्पी बर्थडे वीर। वीर की फैमिली और फ्रेंड्स ने उसके लिए ये सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वीर को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बर्थडे के लिए सबने इतना कुछ किया। वीर ने केक कट किया और सबके साथ में डिनर किया और खूब एंजॉय किया। वीर और पाखी ने सबकी डिमांड पर कपल डांस भी किया। सावित्री देवी वीर और पाखी को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वीर ने माइक लिया और कहा, मेरे स्पेशल दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए आप सबका थैंक यू। आई एम लकी टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। वीर की बात सुनकर सभी तालियां बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और सभी अपने अपने घर चले गए। वीर भी अपनी माँ के साथ घर चला गया था। वो पिछले 24 घंटे से लगातार काम कर रहा था, इसलिए अब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। वो जैसे ही सोने गया तो उसे कुछ फ्लैशबैक दिखने लगे, जिसमें उसे अपने पिता की झलक दिखी। वो घबरा कर उठा और इधर उधर देखने लगा। वो जैसे ही उठा तो उसने देखा कि उसके सामने पीहू बैठी हुई थी। बड़ी, अब तुम अपनी सच्चाई के और करीब पहुंच चुके हो। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीहू गायब हो गई। वीर कुछ देर यूं ही बेचैन रहा और फिर उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ पाखी भी घर आकर सो चुकी थी। त्रिलोकनाथ भी अपने दौरे से वापस आ गए थे और तंत्र कक्ष में बैठकर इस शक्तिशाली रात में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए साधना कर रहे थे। अचानक हॉल में फोन बजने लगा। पाखी को इस कॉल की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी। उसने नींद में ही कॉल उठाया और कहा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से किसी ने घबरा कर कुछ कहा। पाखी भागते हुए अपने पापा के पास गई। त्रिलोकनाथ ने जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से करुणा ने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए वरना वो मर जाएगी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनते ही त्रिलोकनाथ घबरा गए। आखिर संजना को क्या हुआ था? क्या वीर और पाखी एक हो पाएंगे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष, आपके अपने पॉकेट एफएम पर।